गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है हेनरी लॉ, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे लास्ट वीडियो से। लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जर्व किया था कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे गैस की लिक्विड में सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है। इस दौरान हमने देखा कि जब भी हम किसी गैस को किसी लिक्विड से पास करते हैं तो गैस लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाती है और गैस और लिक्विड का एक सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है, जिसमें गैस सोल्यूट की तरह बिहेव करती है और लिक्विड एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। ऐसे में किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो भी ऑब्जर्व करा था। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी गैस की लिक्विड में सॉलिबिलिटी कितनी है, इस बात को गैस के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में दिखाया जाता है। ये ख़ास बात है, मतलब काई बी के टर्म्स में। बी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसे में गैस जो है वो एक सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रही है और जो हमारा लिक्विड है जिसमें घोली जा रही है वो एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। फिर हमने ऑब्जर्व किया कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। जहाँ देखा पहला फैक्टर था दोनों का नेचर। इस दौरान अगर दोनों के नेचर में एफिनिटी होगी तो ऐसे में गैस के लिक्विड में सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा फैक्टर जो था वो था आपके पास कंसेप्ट दैट इज़ ऑफ टेम्परेचर का। टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर का सॉलिबिलिटी ऑफ गैस से रिलेशन इन्वर्स होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस कम होती चली जाएगी। फिर तीसरा फैक्टर था प्रेशर का, जहाँ पर प्रेशर का सॉलिबिलिटी ऑफ गैस से डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे गैस के लिक्विड में सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी। कितनी बढ़ रही है इस बात को क्वांटिटेटिवली दर्शाता है हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ क्या कहता है समझते हैं। हेनरी लॉ कहता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द प्रेशर अप्लाइड ऑन अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। मतलब अगर मैं किसी गैस पर टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू को कांस्टेंट कर दूं, फिक्स कर दूं, और फिक्स करके उसके ऊपर प्रेशर लगाऊं, तो प्रेशर लगाऊंगा तो जितना प्रेशर बढ़ाता चला जाऊंगा गैस की लिक्विड में सॉलिबिलिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, जबकि आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया है। अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस, तो ऐसे में बी, क्योंकि गैस मेरी सॉल्यूट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। किसी भी गैस की सॉलिबिलिटी को उसके मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में दिखाया जाता है, और क्योंकि गैस सॉल्यूट है तो काई बी, तो पी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू काई बी। ऐसे में हम हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज़ के एच। ये के एच जो है दैट इज़ कॉल्ड एज हेनरी कांस्टेंट। यहाँ तक हम लोग ऑब्जर्व कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डेरिवेशन जो है वो कर लिया। इसका छोटा डेरिवेशन है, कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है। अब ज़रा हेनरी कांस्टेंट जो है इसके बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये नया हमारे पास है। हेनरी कांस्टेंट जो है इसके बारे में 4 इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, हेनरी कांस्टेंट जो है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अलग अलग गैसेस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। हीलियम का हेनरी कांस्टेंट अलग होगा, जीनन का हेनरी कांस्टेंट अलग होगा, नाइट्रोजन का हेनरी कांस्टेंट अलग होगा। ये इसका फैक्टर। अगले पे आते हैं, हेनरी कांस्टेंट जो हमारा किसी गैस का के एच है ये टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन कैरी करता है। मतलब अगर मैं किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसका हेनरी कांस्टेंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगला फैक्टर जो है दैट इज़ हेनरी कांस्टेंट हमें किसी भी गैस की सॉलिबिलिटी का अंदाज़ा देता है, बताता है। अब क्या बताता है? ये बताता है कि ऐसे में जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट वैल्यू में जितना ज़्यादा होगा उस गैस की सॉलिबिलिटी किसी पर्टिकुलर लिक्विड में उतनी कम होगी। इस बात पर बोर्ड का भी एक सवाल है। अलग अलग गैसेस के आपको अलग अलग अगर केस दे दिए जाए तो जिस गैस का केस जितना बड़ा होगा उसकी सॉलिबिलिटी उतनी कम होगी। काम के पॉइंट है। और लास्ट है आपके पास में जो हेनरी कांस्टेंट के एच है, इसके जो यूनिट होते हैं ये यूनिट वही यूनिट होते हैं जो प्रेशर के यूनिट होते हैं। मतलब इसके यूनिट आपको बेसिकली बार होगा, इसका यूनिट आपका पास्कल होगा, इसमें आपको ये दिया जाएगा। वो यूनिट होते हैं जो प्रेशर के यूनिट होते हैं। ये हेनरी कांस्टेंट के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो हमने यहाँ हेनरी लॉ देख लिया, हेनरी कांस्टेंट ऑब्जर्व कर लिया क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखते हैं आपके पास में वो कौन सी कंडीशन है जिन कंडीशन में हेनरी लॉ अप्लाई नहीं किया जाता। हेनरी लॉ किन कंडीशन के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता, ये भी अलग से एक फैक्टर है जो आपको मालूम होना चाहिए। हेनरी लॉ किन किन कंडीशंस में एप्लीकेबल नहीं होता।
तो सबसे पहले बेसिकली हेनरी लॉ बेसिकली एप्लीकेबल नहीं, इसकी पहली कंडीशन की अगर हम बात कर लें तो पहली कंडीशन क्या है हमारे पास? पहली कंडीशन ये है, सबसे पहली कंडीशन कि जब आपका गैस पर लगने वाला प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो, प्रेशर बहुत हाई हो। जब किसी गैस पर लगने वाला प्रेशर बहुत हाई होता है तो हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, जब किसी गैस को आप डिज़ोल्व कर रहे हो और डिज़ोल्व करने के दौरान जो टेम्परेचर है वो बहुत लो है, तब भी ये अप्लाई नहीं होता। तीसरा आपके पास में, अगर आपकी गैस जिस सॉल्वेंट में घोल रहे हैं, गैस उस सॉल्वेंट के साथ अगर केमिकली कंबाइन कर जाए तो भी हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होता। केमिकली कंबाइन करना मतलब दोनों में केमिकल रिएक्शन हो जाए तो भी हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होता। अगला फैक्टर है आपके पास में कि अगर गैस जिस सॉल्वेंट में जा रही है उस सॉल्वेंट में जाने के बाद ये एसोसिएट हो जाए या गैस डिसोसिएट हो जाए, तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन के दौरान भी हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होता। तो ये 4 कंडीशन है जो आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए और ये 4 कंडीशन जहाँ अप्लाई नहीं करते। इस दौरान अगर हम देखें तो हम हेनरी लॉ का एक ग्राफ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हेनरी लॉ का ग्राफ जो है हमारे पास ये आमतौर पर पूछा जाता है, आप इसको एग्ज़ामों में ड्रॉ कर सकते हैं। और ग्राफ बड़ा सिंपल सा है कि आप यहाँ पर प्रेशर की बात कर रहे हैं और यहाँ गैस की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, जिसको काई का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो एक ग्राफ ओरिजिन से पास होती है स्ट्रेट लाइन है। ठीक, ये हमारे पास हेनरी लॉ की इन्फॉर्मेशन है। एक और बात जो आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा वो बात ये है कि ऐसे में हम हेनरी लॉ को एक और तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो एक और तरीका क्या है उसको ज़रा आप ऑब्ज़र्व करो। वो तरीका क्या है उसको ज़रा ध्यान से देखो। ये क्या है? ऑल्टरनेट डेफिनेशन हेनरी लॉ की। हम लोग ऑल्टरनेट तरीके से इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ये कहता है कि अगर मैं कोई गैस को ले रहा हूँ और अगर मैं कोई गैस ले रहा हूँ और गैस को लेकर किसी कंटेनर में डिज़ोल्व कर रहा हूँ और इमेजिन उस गैस का मास m है, ये m ग्राम गैस है, 10 ग्राम 5 ग्राम हो सकता है, और उस पर लगा रहा हूँ प्रेशर, और ये हमारा लिक्विड है। तो ऐसे में ऑल्टरनेटिवली ये कहता है लॉ कि अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू को कांस्टेंट कर दूं और ऐसे में प्रेशर लगाऊं, तो प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड। ये इसकी ऑल्टरनेट डेफिनेशन है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड। जितना प्रेशर लगाओगे उतना गैस का मास डिसॉल्व होता चला जाएगा। जैसे प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस भी, क्योंकि गैस हमारी सॉल्यूट है और मास को हम m ग्राम से दिखा रहे हैं। याद रखने वाली बात है m है मास ऑफ गैस, इसको मोलैलिटी से कंफ्यूज ना किया जाए। मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड कितना घुला है, PB इज़ प्रोपोर्शनल टू m था, हटाई प्रोपोर्शनल T, हेनरी कांस्टेंट आ गया और m है हमारा मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड। ये दूसरी डेफिनेशन। इसमें एक छोटी बात याद रखें, ये जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ये सिर्फ डेफिनेशन के लिए है और ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हो जाता है। ये हमेशा कंपैरिजन में काम आता है। अगर हम इसी का ग्राफ ड्रॉ करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह हमारे पास प्रेशर आ गया और यहाँ गैस का मास आ गया। इस केस में भी ये ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।